जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज हम 26 अक्टूबर का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो देखो इस सेशन में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। ओके, ताकि जो बिगिनर है ना, जिसको कुछ नहीं पता कि जो न्यूज़पेपर है उसमें एडिटोरियल को कैसे पढ़ना है, वो आप यहां से सीखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले एडिटोरियल आप देखिए, शार्पन द एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अब ये जो एडिटोरियल है ना, आप देखेंगे पॉलिटी में हमारे पास टॉपिक है ना, पॉलिटी में आप देखोगे एंटी डिफेक्शन की बात की गई है। तो ये हमारा जीएस पेपर 2 है ना, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अ नोवेल इन हैंड बट वेयर एजीआर मॉडल फॉल शॉर्ट। तो ये जो एडिटोरियल है ये आप देखेंगे ये ऐसा कुछ काम का है नहीं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे। फिर यहाँ देखिए ये यूएस के इलेक्शन से रिलेटेड है ना, ये भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये देखिए फेयर ट्रेड है ना, इंडिया मस्ट डेवलप अ ट्रांसपेरेंट कार्बन ट्रेड पॉलिसी। तो ये आपको जीएस पेपर 3 में यहाँ पे काम आएगा, है ना। तो ये हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो कितने एडिटोरियल हमने देखे, यहाँ पे 4 थे, लेकिन हमको कितने पढ़ने हैं, सिर्फ 2 पढ़ने हैं, है ना। जो बिगिनर्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं, वो चारों के चारों एडिटोरियल यहाँ पे पढ़ने लगते हैं। क्यों पढ़ने लगते हैं? क्योंकि लोग उनको बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ना है। अब कौन सा पढ़ना है वो उन्हें समझ में नहीं आता, है ना। तो आप यहाँ पे सीखिए कि कौन से एडिटोरियल हमको पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, ठीक है। द हिंदू का हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस में आप देखिए सबसे पहला एडिटोरियल, ऑल द ब्रिक्स इज अ स्टेज, है ना। तो ये जो एडिटोरियल है कल ही हमने कवर किया है ना, ब्रिक्स से रिलेटेड। तो आज हम इसको कवर नहीं करेंगे। और अभी आप देखेंगे ब्रिक्स के ऊपर डेली आपको देखने को मिलेंगे एडिटोरियल, है ना। तो डेली के एडिटोरियल हम यहाँ पे अभी कवर नहीं करेंगे, है ना। कुछ अच्छा एडिटोरियल हमको देखने को मिलेगा तब हम देखेंगे। ये देखिए अ नज टुवर्ड्स क्लीन एयर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 में ये काम का है, तो हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। पेइंग फार्मर टू हार्वेस्ट पेडी मैनुअली कुड रिड्यूस एनसीआर पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन वाले उसमें ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए, शेरपा ने रिकॉर्ड बना लिया, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे एग्जाम में कहाँ पे आप इसको लिखोगे, है ना, नहीं लिख सकते, तो उसको छोड़ो। ये महाराष्ट्र इलेक्शन वाला है, छोड़ दो, है ना, कोई काम का नहीं है। अब ये वाला देखिए, श्रिंकिंग पॉकेट्स रिड्यूस स्पेंडिंग बाय मिडिल इनकम हाउसहोल्ड इज अ कंसर्न, इट्स टाइम गवर्नमेंट टारगेट इन्फ्लेशन आरबीआई कट रेट्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आप इकोनॉमी का जो बेसिक्स है ना, वहां पे आप जाके कवर कीजिए कि आरबीआई जो है वो रेट को कम करती है ना, बढ़ाती है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट किया जाता है। तो वो सब आप, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आप जाके वहां पढ़िए। तो ये आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखो हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कितने आर्टिकल निकाले, सिर्फ 3। एक निकाला इंडियन एक्सप्रेस से और 2 निकाले द हिंदू से, और बाकी हमने क्यों छोड़े हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, ठीक है। तो अब जो आर्टिकल हमने सेलेक्ट किए इनको हम आगे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला एडिटोरियल कौन सा हमारा, शार्पन द एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। ओके, तो देखो इसमें हम कैसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चैलेंजेस विद द करंट लॉ, की इशू इन इंप्लीमेंटेशन, प्रपोज्ड अमेंडमेंट एंड रिफॉर्म, द नीड फॉर पॉलिटिकल विल एंड कंक्लूजन। उसी तरीके से हम जो आने वाले जो हमारे हैं उनको भी इसी तरह हम कवर करेंगे, जैसे फेयर ट्रेड, इंडिया मस्ट डेवलप अ ट्रांसपेरेंट कार्बन ट्रेड पॉलिसी। तो ये वाला जो है इसको हम देखो इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, कार्बन मार्केट एंड आर्टिकल 6 क्या है ना, पेरिस एग्रीमेंट में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। चैलेंजेस क्या है, इंडिया का स्टांस क्या है, रोड अहेड एंड रिकमेंडेशन फॉर इंडिया, और कंक्लूजन, है ना। तो ये आपको एग्जाम में आंसर लिखने में काम आएगा, आपके जो नोट्स बनेंगे इस तरीके से बनेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, है ना। फिर हम देखेंगे ये पॉल्यूशन वाला, तो उसमें भी आप इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंड स्टेबल बर्निंग इंपैक्ट, है ना, ये हम देखेंगे। फिर चैलेंजेस विद करंट अप्रोचेस, ये हम देखेंगे। प्रपोज सॉल्यूशन फॉर बेटर एयर क्वालिटी, ये हम देखेंगे। ब्रॉडर एग्रीमेंट रिफॉर्म, है ना, इसके बाद ये नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, ठीक है। फिर पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, है ना। तो आप बने रहिए, और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ओके, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। शार्पन द एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन क्या है, इंडिया एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ क्रूशियल टूल, ठीक है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये क्रूशियल टूल है
क्रिएटेड टू अपहोल्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो इसे क्रिएट क्यों किया गया था? इसको क्रिएट किया गया था ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बनी रहे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है हमारे, है ना, उनकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 1985 में। दिस लॉ एम टू एड्रेस द इश्यू ऑफ डिफेक्शन एंड पार्टी स्विचिंग अमंग लेजिस्लेटर। तो इस लॉ का एम क्या था कि जो लेजिस्लेटर है ना, ये जो पार्टी स्विच करते हैं ये ना कर पाए, है ना, इसलिए इस लॉ को लेकर आए थे 1985 में। अ प्रैक्टिस दैट ऑफन लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो इसके कारण क्या होता था कि ये जो पार्टी स्विच कर लिए, है ना, बीजेपी से कांग्रेस आ गए, कांग्रेस से बीजेपी चले गए, तो इससे क्या होता था? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बन जाती थी। वाइल द लॉ हैज हेल्प इन कर्बिंग डिफेक्शन। अब ये जो लॉ लेकर आए ये काफी हेल्पफुल रहा, है ना, कि डिफेक्शन को यहाँ पे कर्ब करने में। Loopholes and implementation issue have weakened its effectiveness, highlighting the need for reform। तो आपने देखा ही होगा कि इंडिया के जितने भी लॉ हैं, है ना, अब कहीं ना कहीं से आप लूप होल निकाल ही लेंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन इशू है। वही केस इसके साथ था, है ना। लॉ तो लेकर आए कि हम जो पार्टी स्विचिंग है लेजिस्लेटर की उसको रोकेंगे ताकि डिफेक्शन जो है ये ना हो पाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनकी इंटीग्रिटी बनी रहे। लेकिन ये भी बाकी लॉ की तरह इसमें भी लूप होल्स निकले, इसमें भी इंप्लीमेंटेशन इश्यू निकले, जिसके कारण ये जो लॉ था ये वीकेंड हुआ, है ना, इसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो काफी वीक हो गई। तो अभी जरूरत है इसके रिफॉर्म की, तो उसी चीज पे यहाँ पे बात की गई है। ओके, तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। डिफेक्शन हैज डीप रूट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये आप देखेंगे जो डिफेक्शन, जो स्विचिंग होती रहती है पार्टी से, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, तो ये इंडियन पॉलिटिक्स में काफी समय से है, डेटिंग बैक टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। आप देखेंगे इंडिपेंडेंस से पहले भी ऐसा होता था। इन द अर्ली ईयर्स इंडिया सॉ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिफेक्शन, है ना। अभी आप देखेंगे काफी ऐसे नंबर ऑफ केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जहां पे ये डिफेक्शन हुआ हो, विच लेड टू गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी एंड वीकेंड डेमोक्रेटिक मैंडेट्स। तो ये जो डिफेक्शन है इसके कारण क्या होता है? गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी बन जाती है ना, और जो डेमोक्रेटिक मैंडेट हैं ये काफी वीक हो जाते हैं। दिस फिनोमिनन बिकम नोन एज आया राम गया राम। अब इस फिनोमिना को आया राम गया राम क्यों बोलते हैं, है ना? इसके पीछे भी एक कहानी है। कैसी कहानी? कि हरियाणा में 1967 के टाइम पे एक विधानसभा मेंबर थे जिनका नाम था गयालाल, है ना। ये जो गयालाल थे इन्होंने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी चेंज कर ली, है ना। तो उसको देखकर इनका एक कहावत बन गई कि आया राम गया राम। ओके, तो इस बेसिस पर जो डिफेक्शन करते थे, है ना, उनको एक नाम दे दिया आया राम गया राम। रेफरिंग टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंटली स्विचिंग पार्टी फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन, है ना। तो ये जो करते थे अपने पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए पार्टी स्विच करते थे उनको बोलते थे आया राम गया राम। वो क्यों बोलते थे उसके पीछे कहानी मैंने आपको बता दी है। टू काउंटर दिस, इसको काउंटर करने के लिए द 52nd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ इन शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप देखेंगे 52nd अमेंडमेंट हुआ, है ना, शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ को शामिल कर लिया गया। द लॉ स्टिपुलेट्स दैट मेंबर हु वॉलंटरली लीव देयर पार्टी और ज्वाइन एन अपोजिशन पार्टी में बी डिस्क्वालिफाइड। तो इससे क्या हुआ? अब कोई भी मेंबर अब वॉलंटरी लीव करता है अपनी पार्टी को, है ना, और ज्वाइन करता है अपोजिशन पार्टी को, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं चैलेंजेस विद द करंट लॉ। अभी जो करंट लॉ है इसके साथ चैलेंजेस क्या है? द एंटी डिफेक्शन लॉ हैज सेवरल सिग्निफिकेंट लूप होल्स, है ना। लूप होल्स क्या है वो हम देखेंगे। दैट हिंडर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। द मेन चैलेंजेस इंक्लूड कौन कौन से? डिसीजन डिले, सेकंड क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, थर्ड जुडिशियल इंटरफेरेंस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन डिले। द स्पीकर और चेयरपर्सन हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड डिफेक्शन केसेस। तो जो स्पीकर और चेयरपर्सन है इनके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड करें कि कौन सा पर्सन जो है डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है ना। और प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है ना, कि भाई आपको इतने टाइम में आपको डिसाइड करके बताना है कि इस पर डिफेक्शन केस लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि जो केसेस है इसमें डिले हो जाता है ना, और जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है ना। सेकंड अब देखेंगे लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। द एंटी डिफेक्शन प्रोसेस लेक ट्रांसपेरेंसी as it heavily depends on internal party mechanism and the speaker discretion। तो इस पे आप देखेंगे कि स्पीकर का जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसके ऊपर है कि स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि जो मेंबर है उस पर डिफेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, फिर देखिए जुडिशियल इंटरफेरेंस। वाइल द सुप्रीम कोर्ट हैज एड्रेस द स्पीकर्स इंपार्शियलिटी, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया कि स्पीकर की इंपार्शियलिटी, है ना, क्योंकि स्पीकर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है और स्पीकर भी किसी ना किसी पार्टी का मेंबर है ना। तो
चांसेस होती हैं कि स्पीकर इम्पार्शियल हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एड्रेस किया कि स्पीकर इम्पार्शियलिटी के बारे में एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन सर्टेन केसेस, और कुछ कुछ केस में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हुआ है ऐसा यहाँ पे एड्रेस किया गया। फर्दर रिफॉर्म आर स्टिल रिक्वायर। अब ये एड्रेस करने के बाद भी अभी भी यहाँ पे कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। ओके, अब देखते हैं की इश्यू इन इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने देखे सबसे पहले कि चैलेंजेस विद करंट लॉ। अभी जो लॉ है इसमें चैलेंज क्या है, अब जो लॉ है उसको इंप्लीमेंट करने में क्या इश्यू हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, सेवरल स्पेसिफिक इश्यू एग्जिस्ट विद इन द करंट एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौन कौन से, सबसे पहले मर्जर क्लॉज, फिर देखिए अनक्लियर डेफिनेशन, और फिर पार्टी विप वायलेशन। मर्जर क्लॉज क्या है, द लॉ परमिट इम्यूनिटी फॉर मेंबर इफ 2/3 ऑफ अ पार्टी एग्रीज टू मर्ज विथ अनदर पार्टी। तो ये लॉ क्या बोलता है कि 2/3 मेंबर है ना, यदि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उनको इम्यूनिटी मिल जाएगी, है ना, उन पे डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, इसका इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है ना, 2/3 मेंबर मिलते हैं और एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं। तो मर्जर क्लॉज जो है ये एक बड़ा लूप होल है, ठीक है। ये क्या करता है, क्रिएटिंग अ लूप होल दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। ओके, अनक्लियर डेफिनेशन ऑफ वॉलंटरी डिफेक्शन। द डेफिनेशन ऑफ वॉलंटरी डिफेक्शन कैन समटाइम बी वेग, है ना, जो डेफिनेशन है काफी वेग है, और इसको इंटरप्रिटेशन जो आप देखेंगे ये भी सही नहीं है इसका। पार्टी विप वायलेशन की बात करें, इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन फॉर वायलेशन ऑफ द पार्टी विप रिमेन चैलेंजिंग स्पेशली व्हेन देयर आर कंफ्लिक्टिंग लॉयल्टीज विद इन द पार्टी। तो व्हीप के वायलेशन पर भी डिसिप्लिन इन्फोर्स करने में कई चैलेंजेस हैं, है ना, स्पेशली आप देखेंगे जब पार्टी व्हीप और मेंबर के लॉयल्टीज के इशू अराइज होते हैं, है ना, तो ये एक अलग इंप्लीमेंटेशन इशू है। प्रपोज्ड अमेंडमेंट एंड रिफॉर्म, है ना, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं और कौन कौन से रिफॉर्म की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, एक्सपर्ट्स एंड वेरियस कमिटी। अब ये जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं या रिफॉर्म की बात करेंगे तो ये हम आप जैसे कोई नॉर्मल आदमी बात नहीं करेंगे, इसके लिए एक्सपर्ट्स होंगे, है ना, और वेरियस कमिटी की रिकमेंडेशन आई होंगी कि हमको ऐसा प्रपोज करना चाहिए अमेंडमेंट और रिफॉर्म यहाँ पे लाने चाहिए, है ना। तो इन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया है रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, तो सबसे पहला क्या है, क्लियर टाइमलाइन। तो मैंने आपको बताया था कि कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है ना, जो स्पीकर है और चेयरपर्सन है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वही डिसाइड कर सकता है कि कब यहाँ पे हमको इस पे डिफेक्शन लगाना है, जजमेंट या डिसीजन देना है ना, उसकी कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है। इसके कारण क्या होता है, डिले होता है और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमको एक क्लियर टाइमलाइन यहाँ पे डिसाइड करनी चाहिए ताकि डिले को रोका जा सके और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को भी यहाँ पे रोका जा सके। सेकंड क्या करना है, हमको इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाना है, एस्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल पॉसिबली अंडर द इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी। जो इलेक्शन कमीशन है और जुडिशरी के अंदर हमको एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाना है जिससे इंश्योर किया जा सके इंपार्शियल और फेयर जजमेंट। ओके, थर्ड हम देखते हैं लिमिट स्पीकर्स डिस्क्रिप्शन। तो जो स्पीकर की डिस्क्रिप्शन पावर है ना, उसको लिमिट करना है, हमको कम करना है। रिड्यूसिंग द स्पीकर डिस्क्रिशनरी पावर कैन हेल्प एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टी लॉयल्टीज एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन डिफेक्शन केसेस। ओके, क्योंकि स्पीकर भी कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा है ना, किसी ना किसी पार्टी का पार्ट है, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना। तो जो स्पीकर की डिस्क्रिप्शन पावर है उसको हमको कम करना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा, वो डिसाइड करे देखिए कि यहाँ पे डिफेक्शन लगना है या नहीं लगना है, और ना एक फेयर जजमेंट यहाँ पे मिल पाए। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग पेनाल्टीज, इंपोजिंग स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर डिफेक्शन, है ना, जो मेंबर डिफेक्शन कर रहा है उसके ऊपर हमें पेनाल्टीज लगानी पड़ेगी ताकि जो अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी अमंग रिप्रेजेंटेटिव है ना उसको एनहेंस किया जा सके। ओके, तो ये आप देखिए कितने अच्छे पॉइंट हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड तो आपके पास ये 4 पॉइंट आप देखिए कि रिकमेंडेशन और रिफॉर्म कौन कौन से हम कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल आप लक्ष्मीकांत में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ये सब आपको कहां से मिलेगा, ये आपको मिलेगा न्यूज़पेपर से। ओके, तो इनको कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए कि देखो चैलेंजेस क्या है ना, कि डिसीजन डिले है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जुडिशियल इंटरफेरेंस है। की इश्यू इन इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो मर्जर क्लोज है, अनक्लियर डेफिनेशन है, पार्टी विप वायलेशन है, ये सब इंप्लीमेंटेशन इश्यू है। और उसके बाद कुछ रिफॉर्म की यहाँ पे बात की गई है। ओके, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके आंसर राइटिंग में। अभी हमने 4 देखे जो कि कमेटी की रिकमेंडेशन थी, है ना, या एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन थी, उसके ऊपर हमने 4 रिफॉर्म की बात करी, है ना, कि और प्रपोज्ड अमेंडमेंट की बात करी कि ये सब हमको करना चाहिए। लेकिन इन चारों से हटके हमको एक अलग चीज है जिस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो क्या है, पॉलिटिकल विल, द नीड फॉर पॉलिटिकल विल। स्ट्रेंथनिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑल्सो रिक्वायर पॉलिटिकल विल।
दिस लॉ इज नॉट मेयरली अ लीगल टूल, इट इज अ सेफगार्ड फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड इंटीग्रिटी, है ना। ये सिर्फ कोई लीगल टूल नहीं है, है ना। ये आप देखेंगे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये डेमोक्रेटिक वैल्यू और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए मेनली बनाया गया है। पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली मस्ट एड्रेस दिस लूप होल्स टू इंश्योर दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑनर देयर डेमोक्रेटिक मैंडेट, है ना। तो जो पार्लियामेंट है और स्टेट असेंबलीज है ना, इनको जो लूप होल है उनको एड्रेस करना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा सके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है उसको ऑनर करें। ओके, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज एन एसेंशियल मैकेनिज्म फॉर सेफगार्डिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी इन इंडिया। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये एसेंशियल है, जरूरी है ना, जरूरी मैकेनिज्म है, एसेंशियल मैकेनिज्म है फॉर सेफगार्डिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी इन इंडिया। ठीक है, हाउएवर सिग्निफिकेंट लूप होल्स एंड इंप्लीमेंटेशन इशू डिमांड अर्जेंट रिफॉर्म, है ना। हमको रिफॉर्म की जरूरत है क्योंकि इसमें काफी लूप होल्स हैं और इंप्लीमेंटेशन इशू हैं। लिमिटिंग द स्पीकर्स डिस्क्रिशनरी पावर, है ना, जो स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर उसको लिमिट करना है। स्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, है ना, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाना है, किसके अंदर, या तो इलेक्शन कमीशन या तो जुडिशरी के अंदर, है ना। एंड इन्फोर्सिंग क्लियर टाइमलाइन, और हमको एक क्लियर टाइमलाइन इन्फोर्स करनी पड़ेगी ताकि एक फेयर जजमेंट आ पाए और टाइम से जजमेंट आ पाए, जिससे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की चांसेस कम हो पाए। ऑल स्टेप्स दैट कैन इंप्रूव द लॉ इफेक्टिवनेस, इससे क्या होगा, जो लॉ है उसकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी। अ रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एंटी डिफेक्शन लॉ फ्रेमवर्क विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, है ना। इससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है वो स्ट्रेंथन होगी एंड कंट्रीब्यूट टू अ मोर रेजिलिएंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ओके, तो ये हमारा पहला एडिटोरियल यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है, एंड होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फेयर ट्रेड इंडिया मस्ट डेवलप अ ट्रांसपेरेंट कार्बन ट्रेड पॉलिसी। इंट्रोडक्शन की बात करें, विद इन द अपकमिंग COP28 इन बाकू अजरबैजान देयर इज अ रिन्यू पुश विद इन इंडियन गवर्नमेंट सर्किल टू ट्रांजिशन द कंट्रीज इंडस्ट्री टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। ओके, तो COP28 ये कहां पे होने वाला है, ये होगा बाकू अजरबैजान में, अभी हुआ नहीं है ना, आने वाला जो वो कहां पे होगा, बाकू अजरबैजान में। तो COP28 से पहले इंडियन गवर्नमेंट अपनी जो कंट्रीज की इंडस्ट्रीज है ना, उनको कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की तरफ यहाँ पे पुश कर रही हैं। अ मेजर आइटम ऑन द एजेंडा इज कार्बन मार्केट, अ मैकेनिज्म फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस थ्रू कार्बन क्रेडिट दैट कैन बी ट्रेडेड बिटवीन नेशन। ओके, तो इस बार एजेंडा में मेन टॉपिक क्या है, वो है कार्बन मार्केट। अभी कार्बन मार्केट क्या होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कार्बन क्रेडिट के जरिए ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, और जो कार्बन क्रेडिट होते हैं इनको अदर नेशन के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, कार्बन क्रेडिट, है ना, जिसको हम ट्रेड करते हैं, और कहां पे करते हैं, कार्बन मार्केट में। ओके, तो ये देख लिया हमने इंट्रोडक्शन कि ये एडिटोरियल किस टॉपिक पर यहां पे बात कर रहा है। ओके, अब देखते हैं कार्बन मार्केट एंड आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑफ 2015 स्पेशली आर्टिकल 6 lays the foundation for carbon market by enabling country to trade carbon credit earned from reducing or removing greenhouse gas। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में कार्बन मार्केट का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है। ओके, जिससे कंट्री जो कार्बन क्रेडिट होता है उसको ट्रेड कर सकती है ना, जो कि ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस या रिमूव करने के लिए अर्न किए जाते हैं। दिस अलाउ नेशन टू सपोर्ट प्रोजेक्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन और इमिशन रिडक्शन इन अदर कंट्री, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन या इमिशन रिडक्शन में प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकती है। आर्टिकल 6 इज डिवाइडेड इनटू सब सेक्शन दैट आउटलाइन हाउ कार्बन मार्केट कैन ऑपरेट, इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर बायलैटरल एग्रीमेंट टू इंश्योर लेजिटिमेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 6 अलग अलग सेक्शन में कार्बन मार्केट के ऑपरेशन के रूल्स डिफाइन करता है, जिसमें वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड और बायलैटरल एग्रीमेंट की गाइडलाइंस शामिल हैं, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी यहां पे बनी रहे। ओके, तो ये हमने देख लिया आर्टिकल 6 के बारे में कि आर्टिकल 6 में क्या है, कार्बन मार्केट का फाउंडेशन, है ना, यहाँ पे कार्बन मार्केट का कंसेप्ट दिया गया है किसमें, आर्टिकल 6 में। ओके, challenges with existing carbon market. Despite their potential, existing carbon market faces criticism and skepticism. Carbon credit are sometimes accused of being a means to buy out of environmental responsibility without making real emission reduction. Okay? तो ये क्या बोल रहा है कि कार्बन मार्केट के पोटेंशियल के बावजूद, है ना,
इन्हें अभी भी क्रिटिसिज्म और स्केप्टिसिज्म फेस करना पड़ता है। और कार्बन क्रेडिट की बात करें तो कई बार ऐसा समझा जाता है कि जैसे जो कंपनीज हैं, है ना, जो बाय सेल कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट को, है ना, ये जो कंपनीज हैं बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाय आउट कर रही हैं, है ना, बिना एक्चुअल एमिशन रिड्यूस किए, है ना। इसे लेकर तो इसलिए आए थे कि जो है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन रिडक्शन हो पाए, लेकिन क्या हो रहा है कि एक कंट्री ने अपना एमिशन कम कर लिया और एक का नहीं हो पाया तो उसने उससे खरीद लिया, है ना। तो वो सामने वाली जो कंपनी ने खरीदा है उसने अपना रिडक्शन कहाँ किया, उसने नहीं किया, है ना। तो वो क्या करेगी, बार बार बस जो है यहाँ पे कार्बन क्रेडिट जो है वो बाय करती रहेगी। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे बनी हुई है ना। तो ये क्रिटिसिज्म भी है कि जो कंपनीज हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाय आउट कर रही हैं, है ना, बिना एक्चुअल एमिशन रिड्यूस किए। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। Many markets lack transparency and it's challenging to verify carbon offset claims. This issue have cast doubt on the effectiveness and integrity of international carbon trading. For India, clarity and structure within this market are crucial as the country seeks to align its industry with global emission standard. Okay? तो ये क्या बोल रहा है आगे कि बहुत सारी जो मार्केट है ना, उनमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है और कार्बन ऑफसेट क्लेम को वेरीफाई करना मुश्किल होता है। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लिए क्लैरिटी और स्ट्रक्चर इन मार्केट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया अपने इंडस्ट्रीज को ग्लोबल एमिशन स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करना चाहता है। ओके, तो ये यहाँ पे बात की गई है। अब बात करें इंडिया स्टांस ऑन कार्बन ट्रेडिंग। इंडिया इज एमिंग टू बिकम अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन ग्लोबल कार्बन मार्केट। द कंट्री हैज सेट एन एम्बिशियस गोल, है ना। कौन सा गोल सेट किया गया है कि जनरेट 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्स बाय 2030, है ना। 2030 तक हमको नॉन फॉसिल फ्यूल से हमको अपनी 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो ये हमारा एम्बिशियस गोल है। एंड हैज लॉन्च वेरियस कार्बन रिडक्शन प्रोजेक्ट, और इंडिया ने काफी जो कार्बन रिडक्शन प्रोजेक्ट है इनको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है ताकि वो अपने टारगेट को मीट कर पाए। विथ इनिशिएटिव इन प्लेस सच एज रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करके, एंड इंडस्ट्री एमिशन स्टैंडर्ड, ऐसा करके इंडिया इज पोइज्ड टू मीट एंड एक्सीड कार्बन रिडक्शन टारगेट। इंडिया अपना जो कार्बन रिडक्शन टारगेट है उसको मीट कर सकता है, उसको एक्सीड कर सकता है, और एक्सीड करने के बाद जो कार्बन क्रेडिट मिलेगा उसको सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता है ना, ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं इंडिया प्राइवेट सेक्टर स्पेशली लार्ज इंडस्ट्री हैज ऑल्सो बिकम मोर इन्वेस्टेड इन कार्बन ट्रेडिंग एज अ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। ओके, तो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की बात करें और मेनली हम जो लार्ज इंडस्ट्री है ना, इनकी बात करें, तो ये जो लार्ज इंडस्ट्री है कार्बन ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रही है एज अ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। ओके, विद ग्लोबल ट्रेड पार्टनर डिमांडिंग कंप्लायंस विद एमिशन स्टैंडर्ड, इंडिया industry are being pushed towards carbon neutrality. This include voluntary carbon market where company purchase credit to offset emission. Okay, तो ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स के एमिशन कंप्लायंस के डिमांड के चलते इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है ये कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ यहाँ पे जा रही हैं। इसमें वॉलंटरी कार्बन मार्केट भी शामिल है जहां कंपनीज अपने एमिशन को ऑफसेट करने के लिए क्रेडिट परचेस करती हैं। ओके, रोड अहेड एंड रिकमेंडेशन फॉर इंडिया। As India prepared to expand its role in carbon trading, establishing a transparent and credible carbon policy is critical. A robust policy could involve the following. क्या क्या होना चाहिए? Establishing verification standard. Second क्या? Setting up domestic carbon market. Third, promoting sector specific reduction. Fourth क्या? Supporting infrastructure and monitoring. Okay, तो one by one देखते हैं हम। Establishing verification standard. To prevent washing, India should implement strict standard to ensure carbon credit represent real and measurable reduction. ओके, तो ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए इंडिया स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर सकता है ताकि कार्बन क्रेडिट से रियल और मेजरेबल रिडक्शन रिप्रेजेंट हो। सेकंड क्या? सेटिंग अप डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। डेवलपिंग अ नेशनल कार्बन मार्केट कुड हेल्प इंडियन बिजनेस ट्रांजिशन स्मूथली टू ग्लोबल कार्बन मार्केट व्हाइल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस। एक नेशनल कार्बन मार्केट स्टेब्लिश करने की यहाँ पे बात हो रही है कि हम एक नेशनल कार्बन मार्केट यदि बनाते हैं तो इंडियन बिजनेसमैन को ग्लोबल कार्बन मार्केट में स्मूथली ट्रांजिशन करने में यहाँ पे मदद मिलेगी, है ना, और एक अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस यहाँ पे इंश्योर किया जा सकता है। प्रमोटिंग सेक्टर स्पेसिफिक रिडक्शन की बात करें तो इंडस्ट्रीज विथ हाई इमिशन, है ना, जो इंडस्ट्रीज का हाई इमिशन है लाइक सीमेंट, स्टील एंड एनर्जी शुड हैव क्लियर रिडक्शन टारगेट एंड इंसेंटिव टू अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी। तो उनके
टारगेट होने चाहिए, है ना, एक क्लियर टारगेट होने चाहिए कि आपको इतना रिड्यूस करना है, और उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो क्लीनर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर पाए। Supporting infrastructure and monitoring. To ensure accountability, India could invest in monitoring and reporting mechanism that verify emission data and provide transparency in credit trading. ओके, तो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में इन्वेस्ट कर सकता है, जो इमिशन डेटा वेरीफाई करने और क्रेडिट ट्रेडिंग में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमने देख लिया रोड अहेड, है ना, वे अहेड की हम बात करें तो ये हम कर सकते हैं। तो आंसर में आप यदि ये पॉइंट लिखते हैं तो सोचो कितना अच्छा आपको मार्क्स मिलने वाला है ना। यदि ऐसा आता है कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड, कार्बन मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 3 में, तो आप ये पॉइंट यदि लिखेंगे तो काफी अच्छे आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलेंगे, और एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क्स देगा। ओके, कंक्लूजन की बात करें, एज ग्लोबल एक्सपेक्टेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन इंक्रीज, इंडिया पार्टिसिपेशन इन कार्बन मार्केट रिप्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंजेस भी हैं। By adopting a structured approach to carbon trading and establishing rigorous standard, India can protect its industries from external pressure and strengthen its position in sustainable development. तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कार्बन ट्रेडिंग को एडॉप्ट करके और स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड स्टेब्लिश करके इंडिया अपने इंडस्ट्रीज को एक्सटर्नल प्रेशर से बचा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा सकता है। क्रिएटिंग अ ट्रांसपेरेंट कार्बन ट्रेड पॉलिसी विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स इमिशन टारगेट, enhance its global reputation and contribute meaningfully to the global fight against climate change. यदि इंडिया ट्रांसपेरेंट कार्बन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे बनाता है तो इंडिया को हेल्प करेगा, उसके जो टारगेट है, एमिशन टारगेट है जो हमने देखे थे 2030 तक 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो वो टारगेट करने में हमको हेल्प मिलेगी। और इससे क्या होगा, जो ग्लोबल रेपुटेशन इंडिया की वो बढ़ेगी, और जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो फाइट हो रही है ना, उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो रेपुटेशन है, ग्लोबल रेपुटेशन, वो यहाँ पे इनहेंस होगी। ओके, तो ये हमारा सेकंड एडिटोरियल जो है ये भी यहाँ पे एंड होता है। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड एडिटोरियल जो कि हमने उठाया है इंडियन एक्सप्रेस से, अ नज टुवर्ड्स क्लीन एयर एड्रेसिंग एनसीआर पॉल्यूशन क्राइसिस थ्रू पैडी हार्वेस्टिंग रिफॉर्म। तो ये आपको जीएस पेपर 3 में यहाँ पे काम आने वाला है। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड नेबरिंग स्टेट फॉर नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ट्रबल बर्निंग, a significant cause of air pollution in NCR, National Capital Region। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है किसको, दिल्ली गवर्नमेंट को, और जो नेबरिंग स्टेट है ना, जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी, तो ये जो नेबरिंग स्टेट है इनको भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है फॉर नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि इन्होंने एक्शन नहीं लिया है अगेंस्ट ट्रबल बर्निंग, जिसके कारण क्या हो रहा है, दिल्ली रीजन में, एनसीआर रीजन में यहाँ पे एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गवर्नमेंट है इनको क्रिटिसाइज किया है। द कोर्ट एम्फेसाइज द राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्जिंग अ सॉल्यूशन टू द इश्यू ऑफ ट्रबल बर्निंग। तो कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के अधिकार को यहाँ पे हाईलाइट किया है और स्ट्रबल बर्निंग के इश्यू का यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने पर जोर दिया है। ठीक है, कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात करता है। तो जो पब्लिक है आप उनको पॉल्यूशन वाली एयर दे रहे हैं, तो उनका आप जो है फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनको फटकारा है। ओके, वाइल द नंबर ऑफ फार्म फायर इंसिडेंट हैज डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर। तो रिसेंट ईयर की बात करें तो फार्म फायर जो होते थे, है ना, जो स्टबल बर्निंग होती थी, ये डिक्लाइन तो हुई है। ठीक है, जो इंसिडेंट है वो डिक्लाइन हुए हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। गवर्नमेंट एक्शन हैव ऑफन बीन punitive rather than focusing on the underlying reason for stubble burning। तो सरकारी एक्शन जो है ज्यादातर प्यूनिटिव रहे, है ना, लेकिन स्टबल बर्निंग के जो असली हम जो रियल हम कारण देखें, है ना, कि इश्यू क्या है, कारण देखें, तो उसको यहाँ पे समझा नहीं गया है ना। तो उसको समझने की यहाँ पे जरूरत है, ये स्टबल बर्निंग क्यों हो रही है, और हो रही है तो उसको कैसे हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, उस पर काम नहीं किया। किसी ने यदि स्टबल बर्न कर दिया तो उसको यहाँ पे सजा दे दी, ठीक है, फाइन लगा दिया। अब ये सब करोगे तो फिर ये कैसे रुकेगा, है ना। हमको उनके रियल जो कारण है उनको जानना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं किसान, और यदि कर रहे हैं तो उसको हम अब किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, कुछ अल्टरनेटिव ला सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे बात की गई है। ओके, तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है, लास्ट तक बने रहिए, काफी हेल्पफुल रहेगा आपका पॉल्यूशन वाले चैप्टर में। अंडरस्टैंडिंग स्टबल बर्निंग इम्पैक्ट, की सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन। स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट टू 5 to 30% ऑफ एनसीआर पॉल्यूशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, exacerbating air quality issue, है ना। Other sources include industrial emission, vehicular traffic and
कंस्ट्रक्शनल डस्ट। ठीक है, तो 5 to 30% आप देखेंगे एनसीआर पॉल्यूशन में स्टबल बर्निंग का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। मेनली आप देखेंगे विंटर सीजन में जो एयर क्वालिटी जो है उसको यहाँ पे और खराब करने में उसका काफी बड़ा योगदान होता है। अदर सोर्सेस की बात करें तो इंडस्ट्रियल इमिशन है, और जो हम कार चला रहे हैं ना, बस चल रही है जो, तो वेहिकुलर ट्रैफिक वाला इमिशन है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सब मिलकर दिल्ली रीजन में, एनसीआर रीजन में यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। मोस्ट इंसिडेंट ऑफ स्टबल बर्निंग अकर इन पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर द राइस हार्वेस्ट इन अक्टूबर एज फार्मर प्रिपेयर फील्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, तो ये जो स्टबल बर्निंग के मोस्ट इंसिडेंट आप कहां पे देखेंगे, पंजाब हरियाणा में आफ्टर अक्टूबर। ओके, जब जो है किसान जो है अपने फील्ड यहाँ पे तैयार करते हैं नेक्स्ट क्रॉप के लिए। ओके, ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का ओरिजिन कहां से होता है? रेगुलेशन लाइक द सब सॉइल वाटर्स कंजर्वेशन एक्ट 2009, ये जो एक्ट आप देख रहे हैं है ना, ये भी एक मेन रीजन है जिसके कारण स्टबल बर्निंग हो रही है। तो ये जो एक्ट है ये क्या बोलता है, डिले राइस सोइंग टू प्रिजर्व ग्राउंड वाटर, कि जो राइस कल्टीवेशन आप कर रहे हैं इसको डिले कीजिए ताकि ग्राउंड वाटर है इसको प्रिजर्व किया जा सके, लीडिंग टू डिले हार्वेस्टिंग एंड टाइटनिंग एंड टाइटर टाइम विंडो फॉर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप। तो ये जो एक्ट है इसको भी आप, तो ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं है ना, कि ये भी एक रीजन है। जो वाटर कंजर्वेशन एक्ट 2009 ने जो है, तो इसने बोला है कि जो राइस जो पंजाब हरियाणा के जो किसान लगाते हैं उसको लेट लगाएं है ना, ताकि ग्राउंड वाटर को कंजर्व किया जा सके। तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। चैलेंजेस विद करंट अप्रोचेस, तो ये जो चैलेंज क्या क्या है अभी करंट अप्रोच की है ना, तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट एक्शन। तो गवर्नमेंट एक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है? इफर्ट्स हैव प्राइमरली फोकस ऑन पेनलाइजिंग फार्मर, पेनाल्टी आप लगा दो, एंड सब्सिडाइजिंग मशीन्स दैट रिमूव स्टबल, है ना, आप मशीन दे रहे हो सब्सिडी में, बट दिस हैव प्रूवन कॉस्टली एंड ऑफन इम्प्रैक्टिकल फॉर स्मॉल स्केल फार्मर। तो आप जो पेनाल्टी लगा दे रहे हो है ना फार्मर पे, और सब्सिडी दे रहे हो मशीन खरीदने में ताकि आप स्टबल जो है उसको रिमूव कर पाए है ना, ये जो आप देख रहे हो दिखने में अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, लेकिन आप रियलिटी में जाओ तो ये इम्प्रैक्टिकल स्मॉल स्केल फार्मर के लिए है ना, उनको काफी महंगा पड़ रहा है ना, कॉस्टली भी है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। मैकेनिकल सॉल्यूशन लाइक हार्वेस्टर कैन कॉस्ट अराउंड 4000 पर एकड़, है ना, जो आप मशीन लेकर आ रहे हैं ये क्या चार्ज कर रही है, 4000 रुपए पर एकड़, 4000 रुपए पर एकड़ है ना। तो ये जो हार्वेस्ट मशीन की बात कर रहे हैं तो इससे कॉस्ट बढ़ रही है इनकी फार्मर की। तो वो क्या सोचते हैं कि यार ये इतना पैसा देने से अच्छा हम जला देते हैं है ना। अब बर्डन फॉर मेनी फार्मर, ये जो 4000 रुपए एकड़ आप बात कर रहे हैं, ये बर्डन फॉर मेनी फार्मर लीडिंग देम टू रिसोर्ट टू बर्निंग द स्टबल एज अ फास्टर एंड चीपर अल्टरनेटिव। तो वही मैंने आपको जो बताया, वो सोचते हैं कि 4000 रुपए बचा लेते हैं और सबसे बढ़िया इजी तरीका क्या है कि इसको जला देते हैं, जल्दी भी हो जाएगा और चीपर भी है, इसमें ज्यादा लागत लगनी भी नहीं है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है ना, चैलेंजेस है। पर देखिए न्यूट्रिएंट लॉस, स्टबल बर्निंग डिप्लीट्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन सॉइल। अब स्टबल बर्निंग से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में है ना, ये यहाँ पे चले जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम एंड सल्फर, ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनका लॉस हो जाता है जब हम स्टबल बर्निंग करते हैं, रिक्वायरिंग फार्मर टू कंपेंसेट विद एसेंशियल केमिकल फर्टिलाइजर। अब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं इसका तो लॉस हो गया। अब जब किसान है ना, फार्मर जब न्यू क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेट करेगा तो वो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए वो एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर वो लेकर आएगा। अब जब केमिकल फर्टिलाइजर लाएंगे उससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा है ना, वाटर पॉल्यूशन होगा। तो ये क्या हो गया, एक विशियस साइकिल हो गई कि आप एक चीज कर रहे हो उसके कारण फिर दूसरी चीज यहाँ पे होते जा रही है। चलो आगे देखते हैं। प्रपोज सॉल्यूशन फॉर बेटर एयर क्वालिटी, मैनुअल हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी। प्रपोज सॉल्यूशन क्या है कि हम मैनुअल हार्वेस्ट करवाएं है ना, जो पैडी हम जो यहाँ पे बोई थी जो काटने के लिए हम मैनुअल हार्वेस्ट करवाएं। ट्रेडिशनली पैडी इन पंजाब एंड हरियाणा इज हार्वेस्टेड मैनुअली, ट्रेडिशनली यही होता था। अब मेथड दैट लीव टू नो स्टबल एंड इट्स मोर इको फ्रेंडली, इससे क्या होगा, स्टबल जो खेत में रह आता है ना, तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा और ये इको फ्रेंडली भी है। प्रमोटिंग अ रिटर्न टू इट्स मेथड कुड रिड्यूस स्टबल बर्निंग, ठीक है, इससे स्टबल बर्निंग जो है इसको यहाँ पे कम किया जा सकता है। अभी मैनुअली हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो मनरेगा इसका यूज कर सकते हैं है ना, यूजिंग मनरेगा फंड टू सपोर्ट लेबर कॉस्ट फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग कुड ईज टू फाइनेंशियल बर्डन ऑन फार्मर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लीन पीरियड। ठीक है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा और काम का काम हो जाएगा। तो एक तरीका है मैनुअल हार्वेस्टिंग का। इसका बेनिफिट क्या है, एलिमिनेट द नीड फॉर बर्निंग स्टबल, इंप्रूव सॉइल हेल्थ है ना,
बाय अवॉइडिंग न्यूट्रिएंट लॉस। न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा तो सॉइल हेल्थ बनी रहेगी, आपको बाद में अलग से फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा, है ना। फर्टिलाइजर डाल तो उससे भी सॉइल की हेल्थ खराब होती है, तो वो भी नहीं होगी। कुड हेल्प रिड्यूस हेयर पॉल्यूशन सिग्निफिकेंट इन एनसीआर, है ना। तो एनसीआर रीजन में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। ब्रॉडर एग्रीकल्चर रिफॉर्म इनकरेजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो हमको क्रॉप का यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज इन द पास्ट इंसेंटिवाइज वीट कल्टीवेशन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया था, हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया था, उसमें हमने इंसेंटिव दिया था, है ना। उसमें हमने इंसेंटिव दिया था किसानों को, है ना, ताकि हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए। A similar approach can be applied to promote crop diversification with guaranteed MSP for alternative crop like coarse cereal, oil seed and pulses। इस पे हम MSP बढ़ा दें, वीट और राइस से ज्यादा MSP यहाँ पे रखें, और MSP यहाँ पे हम गारंटी कर दें। तो किसान क्या करेगा, वीट की जगह भाई इनको यहाँ पे उगाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इम्पैक्ट्स ऑन वाटर रिसोर्सेज रिड्यूसिंग राइस कल्टीवेशन विच इज वाटर इंटेंसिव, तो हमको क्या है, राइस कल्टीवेशन इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। हम उसकी जगह क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके कोर्स सीरियल्स, ऑयल सीड, पल्सेस ये यहाँ पे उगाएं, है ना, जिससे राइस कल्टीवेशन ये रिड्यूस हो जाए। क्योंकि राइस की बात करें ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। कैन एलिवेट द स्ट्रेन ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है ना, इस पे यहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि राइस क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और उसके लिए हमको वाटर चाहिए, तो उससे क्या ग्राउंड वाटर पर यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। मेनली आप देखेंगे पंजाब हरियाणा में ग्राउंड वाटर की यहाँ पे कमी भी है। तो यदि हम राइस कल्टीवेशन को रिड्यूस करते हैं तो इससे क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे हम इसको बढ़ा सकते हैं। दिस शिफ्ट कैन ऑल्सो रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड एडिबल ऑयल। यदि हम ऑयल सीड, पल्सेस ये सब यहाँ पे उगाते हैं तो इससे हमारा जो डिपेंडेंसी किस पे, इंपोर्टेड एडिबल ऑयल की, तो वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। इंडिया इंपोर्टेड अराउंड $19 बिलियन वर्थ ऑफ एडिबल ऑयल इन 2021-22, अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बर्डन दैट कुड बी मिटिगेट विद इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यदि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं, है ना, खुद कल्टीवेट करते हैं हमारे हरियाणा पंजाब वाले रीजन में जहां पे वीट और राइस कल्टीवेशन से एयर पोल्यूशन हो रहा है, यदि हम वहां पे ये क्रॉप्स जो हमारी सीरियल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, यदि ये यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, और साथ में हमारा जो बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल, ये भी कम हो जाएगा क्योंकि हम खुद डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन की बात करें, कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन इनकरेजिंग अ शिफ्ट टू मैनुअल हार्वेस्टिंग, अ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, है ना, तो हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट पेइंग फार्मर 4,000 पर एकड़ फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग, आप 4,000 रुपए पर एकड़ जो है किसान को दीजिए हार्वेस्ट करने के लिए, कुड बी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ मोर सस्टेनेबल अप्रोच। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पे लगेगा 4,000 रुपए पर एकड़ आप दीजिए मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए किसान को। ओके, तो इससे क्या होगा, एक सस्टेनेबल अप्रोच यहाँ पे बन पाएगी। ठीक है, और पॉल्यूशन यहाँ पे हम रोक पाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल गेन, एवरी विंटर दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी deteriorates ड्यू टू stubble burning, but incentivize this change can have long term benefit for the environment, helping curb air pollution and support a healthier ecosystem. Okay, in the context of global climate discussion, India ability to address local pollution issue, है ना, यदि इंडिया अपने लोकल पोल्यूशन इश्यू को एड्रेस करता है थ्रू दिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विल स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट, तो इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट जो है हमारी वो भी हम यहाँ पे पूरी कर पाएंगे, स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ओके, पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करें, सबसे पहला क्या, फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर फार्मर, सेकंड क्या, यूजिंग मनरेगा फॉर एग्रीकल्चर, थर्ड क्या है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर फार्मर। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड फोकस ऑन सब्सिडी फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग, तो जो मैनुअल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, है ना, तो उनको सब्सिडी दे, 4,000 रुपए पर एकड़ की जो बात की है ना, उसको करें। एमएसपी जो है अल्टरनेटिव क्रॉप पर, उसको यहाँ पे इंक्रीज करें, और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, जो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। यूजिंग मनरेगा फॉर एग्रीकल्चर, तो लिवरेजिंग मनरेगा टू प्रोवाइड लेबर सपोर्ट ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन, तो हार्वेस्टिंग सीजन में आप लेबर सपोर्ट के लिए मनरेगा का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और सपोर्ट अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम स्टबल बर्निंग, और हम जो स्टबल बर्निंग हो रही है इसको भी यहाँ पे हम रोक पाएंगे। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेटिंग फार्मर अबाउट द लॉन्ग टर्म सॉइल बेनिफिट, हमको जो फार्मर हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि सॉइल की जो हेल्थ है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, है ना। अब यदि हम स्टबल बर्निंग नहीं करते तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में रहेंगे, तो इससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
सोइल का हेल्थ अच्छा रहेगा। ओके, तो ऐसा हमको उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा of not burning stubble and offering technical support for transitioning to alternative crop can play a crucial role. Conclusion की बात करें, addressing the NCR pollution crisis require a multifaceted approach that combine agricultural reform, financial support and environmental stewardship. ठीक है, तो ये सारी अप्रोच है ना, हमें कंबाइन अप्रोच जो है यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, एनवायरमेंटल स्टewardship होगी। Okay, transitioning back to manual harvesting and promoting crop diversification are sustainable solution that can significantly improve air quality in the region. तो मैनुअल हार्वेस्टिंग की जो बात की हमने, है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, तो ये एक सॉल्यूशन है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, जिससे हम एयर क्वालिटी उसको इंप्रूव कर सकेंगे। While there are challenges in implementing this solution, the economic, environmental, social benefit make them crucial for long-term health of agriculture, of India's agriculture sector and quality of life in the NCR. With coordinated action within the government, farmer and civil society, India can work towards a clean, healthier future. यदि गवर्नमेंट, फार्मर और सिविल सोसाइटी मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ एक्शन लेते हैं तो इंडिया एक क्लीनर, हेल्थियर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकता है। ओके, तो ये होता है हमारा तीसरा एडिटोरियल यहाँ पे समाप्त, है ना। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मजा आया होगा पढ़ने में। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक, है ना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, यदि वीडियो पे लाइक आता है ना, कमेंट आता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ओके, तो समाप्त करते हैं अपने इस सेशन को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।